Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the formats of financial statement, that is trading account, profit and loss account, and balance sheet. Now, today we are going to start the next chapter, that is financial statement with adjustments. What do you mean by adjustment? कभी क्या होता है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ चीज़ों की बारीक में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ओमिट कर रहे हैं। लाइक हमने सैलरी 5000 रुपीज जो पे की थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, या हमने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिए थे अपने एक्सपेंसेस के, उनकी रिकॉर्डिंग हमने अपने बुक्स में नहीं की, या फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाना अपनी एसेट्स पे मिस कर दिया, या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना मिस कर गए, बैड डेब्ट हो गया उसे एडजस्ट करना मिस कर गए। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमें एडजस्ट करनी होती है। तो बिना इन चीजों के हम अपने सही प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इन अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए या फिर अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इन एडजस्टमेंट के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इन एडजस्टमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो अपने ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन की जो इंफॉर्मेशन है उससे रिसीव करना होता है। अब देखिए कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस कि हमने जो एक्सपेंसेस पे करने थे पर हम पे करना मिस कर रहे हैं, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस पे कर दिए, लाइक एक्रूड इनकम, जो हमने इनकम रिसीव कर लेनी चाहिए थी पर किसी रीजन की वजह से हमको वो इनकम अभी तक रिसीव नहीं हो पाई है, या फिर अनअर्न्ड इनकम यानी ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं की है पर हमें रिसीव हो गई है, मींस इनकम रिसीव इन एडवांस। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट जो ओनर ने की है पर्सनल एक्सपेंस के लिए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन यानी असेट्स पर हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की है। इसके अलावा बैड डेब्ट जो अमाउंट डूब गया, ठीक है, या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट यानी हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है लोन लायबिलिटी के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ओमिटेड सेल यानी हमने कोई सेल की पर लिखा नहीं, या ओमिटेड परचेज जो हमने परचेज किया पर उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसा तरह कई सारे ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखिए ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इन या जो भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं इनको मैंने आपको बताया इसलिए एडजस्ट करना जरूरी होता है क्योंकि बिना इनको एडजस्ट किए हुए हमें सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सपोज आपने सैलरी पे करनी थी पर पे की नहीं और आपने अपनी बुक में शो भी नहीं कराया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर आएगा। या आपने कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया एडवांस में पर आपने एडजस्ट नहीं किया तो प्रॉफिट कम होकर आएगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि विदाउट दीज एडजस्टमेंट वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि इन एडजस्टमेंट को हम कैसे यूज करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी एडजस्टमेंट हो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, दो जगह जरूर किया जाता है। यानी कोई भी एडजस्टमेंट का आप ट्रीटमेंट एटलीस्ट 2 प्लेसेस पे जरूर करेंगे। या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट में उसको एडजस्ट करेंगे, ट्रेडिंग और पी&एल दोनों में, या पी&एल और बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, या फिर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे। सिंगल एडजस्टेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है जो केवल एक ही जगह आप उसको रिकॉर्ड करें। चलिए स्टूडेंट्स अब एक हम पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इनमें से बहुत सारे जो एडजस्टमेंट हैं उनको हम कैसे अपनी बुक्स में एडजस्ट करेंगे और उनका रियल मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, आप उसको देखिए। Good morning, students. In previous chapter, we have studied about the preparation of financial statement of complete records. Sometimes we have committed some errors or we have omitted some items to record in financial statement, or we can say trial balance. So we have to adjust them
because without adjusting them we cannot find exact profit and loss and financial position of our business. तो उन omitted items को adjust करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कहलाता है. जब तक हम उन एडजस्टमेंट्स को अपनी बुक में इंक्लूड नहीं करेंगे, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उनको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो देखिए, अब चलते हैं कि हम कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं. तो देखिए, फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो देने तो हैं लेकिन हम किन्हीं रीजन की वजह से पे नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं. अब इसका ट्रीटमेंट कहां होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में अगर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडेड टू एक्चुअल पेड अमाउंट एट डेबिट साइड, यानी जितना अमाउंट हमने किसी एक्सपेंस का पे कर दिया है और जितना अमाउंट अभी पे करना बाकी है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, जैसे सपोज 1,000 रुपये सैलरी हमने नहीं दी, दे दी, और अभी 200 रुपीज सैलरी पे करना बाकी है, तो हम 1000 और 200 ऐड करके दिखाएंगे. सेम चीज अगर वो आइटम P&L का है, जैसे वेजेस तो ट्रेडिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में करोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो P&L में करोगे, तो वही सेम ट्रीटमेंट है. जितना अमाउंट पे कर दिया है वो हम ऐड करके शो कराएंगे P&L अकाउंट में. और एडजस्टमेंट हर कोई भी हो, एटलीस्ट 2 जगह जरूर आता है, चाहे वो ट्रेडिंग P&L हो, चाहे P&L बैलेंस शीट हो, चाहे ट्रेडिंग बैलेंस शीट हो. अगर बैलेंस शीट में हम शो करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट लायबिलिटी साइड में शो कराया जाता है. एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज कीजिए वेजेस आपको दे रखी है 5000, ये आपने पे की है और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वेजेस अभी भी 500 रुपए देना बाकी है. तो अब देखिए, वेजेस किस अकाउंट का आइटम है? वेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट का. तो ट्रेडिंग में आप लिखेंगे टू वेजेस, जितनी आपने पे की है 5000, और उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो पे करना बाकी है, यानी 500. तो टोटल अमाउंट 5500 रुपीज आप शो कराएंगे. अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग वेजेस का है वो शो कर देंगे, यानी केवल 500 रुपीज. तो ये 2 जगह हमारा ट्रीटमेंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. अब नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट है या एडजस्टमेंट है वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में टाइम से पहले ही पे कर देते हैं, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. ट्रीटमेंट अगर वो आइटम ट्रेडिंग का है तो वो सेम अमाउंट, प्रीपेड अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल पेड अमाउंट एट डेबिट साइड. मींस जितना अमाउंट आपने टोटल पे किया है किसी एक्सपेंस का जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उसमें से जितना आपने एडवांस पे कर रखा है वो आप माइनस कर देंगे. जैसे सपोज कीजिए वेजेस आपने 2000 पे कर दी, जिसमें से 500 वेजेस ऐसी है जो एडवांस की पे की हुई है, तो आप 2000 में से 500 माइनस करके 1500 शो कराएंगे. सेम एज इट इज अगर वो आइटम P&L का है तो भी आप जितना अमाउंट आपने पे किया है उसमें से डिडक्ट करके ही वो अमाउंट शो कराया जाएगा. और प्रीपेड हमारे लिए असेट्स होते हैं, तो ये बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कराए जाएंगे. चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए सैलरी है 12,000 रुपीज जो आपने पे की है और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सैलरी प्रीपेड है उसमें से 3,000 रुपीज की. अब देखिए, सैलरी किस अकाउंट में आती है? सैलरी आती है P&L अकाउंट में. तो P&L के डेबिट में आप टू सैलरी लिखेंगे 12,000 और उसमें से प्रीपेड के नाम से जो 3,000 रुपीज एडवांस पे कर दिए वो माइनस कर देंगे. नेट अमाउंट 9,000 रुपीज आएगा. और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी असेट साइड में आप शो कराएंगे जितनी आपने एडवांस पे कर रखी है, यानी 3,000 रुपीज. क्लियर स्टूडेंट्स? अब लेते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है एक्रूड इनकम से रिलेटेड. एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम विच ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो जानी चाहिए थी पर किसी रीजन की वजह से आपको रिसीव नहीं हो पाई है, तो वो इनकम एक्रूड इनकम कहलाती है. एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट केवल 2 ही जगह होता है, P&L और बैलेंस शीट में. P&L में जितनी इनकम आपको रिसीव हो चुकी है
प्लस जितनी रिसीव होना बाकी है वो दोनों को आप ऐड करके शो करते हैं। मींस एक्रूड इनकम एडेड टू एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट एट क्रेडिट साइड, यानी जितना अमाउंट रिसीव हो गया है उसमें जितना अमाउंट रिसीव होना बाकी है वो ऐड कर लेते हैं, टोटल अमाउंट शो कराते हैं। और एक्रूड अमाउंट जो होता है, जो रिसीव होना बाकी है, वो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होता है। चलिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि रेंट रिसीव हुआ आपको 10,000 रुपीज और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि रेंट अभी भी 2,000 रुपये रिसीव होना बाकी है। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, रेंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होती है जो P&L में आएगी और वो भी क्रेडिट साइड में। तो आप लिखेंगे बाय रेंट रिसीव 10,000 रुपीज अंदर की तरफ, और उसमें जितना अमाउंट एक्रूड है यानी 2,000 जो रिसीव होना बाकी है वो ऐड करके नेट अमाउंट 12,000 रुपीज आप शो कराएंगे। ठीक है। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक्रूड रेंट जो भी है वो 2,000 रुपीज असेट साइड में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट आइटम लेते हैं जो है अनअर्न्ड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो आपने अभी अर्न की ही नहीं है, यानी इनकम विच रिसीव बट नॉट अर्न, और वी कैन से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ऐसी इनकम जो आपको टाइम से पहले ही वर्क किए हुए बिना ही रिसीव हो गई, ऐसी इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी सेम बैलेंस शीट और P&L में होता है। P&L में आप क्या करेंगे? जितनी भी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है उसे टोटल रिसीव्ड इनकम में से माइनस करके शो कराते हैं। अनअर्न्ड अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट साइड। और अनअर्न्ड हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखाई जाती है। अब एग्जांपल लीजिए, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुई 5,000 रुपीज की। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि इंटरेस्ट जो रिसीव हुई है उसमें 1,000 एडवांस रिसीव हो गई है। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव होना P&L का आइटम है तो इसे आप P&L में शो कराएंगे। P&L की क्रेडिट साइड में वो भी बाय इंटरेस्ट रिसीव 5,000, और उसमें से जितनी एडवांस रिसीव हो गई है माइनस अनअर्न के नाम से 1,000 करेंगे, 4,000 रुपीज आप नेट अमाउंट शो कराएंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप तो बैलेंस शीट में अनअर्न इंटरेस्ट के नाम से लायबिलिटी साइड में 1,000 रुपीज आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? ओनर जो अमाउंट अपनी लगाई हुई इन्वेस्टेड वैल्यू यानी कैपिटल पर चार्ज करता है उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल। इसका ट्रीटमेंट भी P&L और बैलेंस शीट में ही किया जाता है। जितनी भी हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू है जो गिवन परसेंटेज के बेसिस पर है उसे कैलकुलेट करके हम डेबिट साइड में लिखेंगे P&L के। जैसे 1,00,000 रुपए कैपिटल है और उस पर 10% मीन्स 10,000 रुपीज। और जो इंटरेस्ट की वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, आपने पिछले चैप्टर में देखा ही था, कैपिटल लायबिलिटी साइड आती है, उसमें ऐड कर दी जाती है। एग्जाम्पल लीजिए, हमारी कैपिटल थी 50,000 रुपीज की और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगानी है। तो देखिए, 50,000 का 5% मीन्स 2,500, ये P&L के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेम से 2,500 रुपीज निकाला है मैंने 50,000 का 5%। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैपिटल आप लायबिलिटी में लिखते हैं 50,000 और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी लगाई है वो आप ऐड कर देंगे, नेट वैल्यू 52,500 रुपीज हो जाएगी कैपिटल की। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है? जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज की जाती है वैसे ही ड्रॉइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, सेम ट्रीटमेंट है P&L में। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और बैलेंस शीट में इसे हम जैसे ड्राइंग माइनस की जाती है कैपिटल में से, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम डिडक्ट कर देते हैं कैपिटल में से। जैसे कैपिटल आपकी है 50,000, ड्राइंग अलग से दे रखी है 10,000 रुपीज और नीचे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L में सिंपल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी जितनी इंटरेस्ट है। अब बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो कैपिटल लायबिलिटी में आती है 50,000, इसमें से पहले तो ड्राइंग माइनस करेंगे जो 10,000 रुपीज है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने 1,000 लगाई है यानी ये भी माइनस करेंगे तो 50 में से 11 गए तो 39,000 रुपीज की नेट वैल्यू हो जाएगी कैपिटल की।
चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट एडजस्टमेंट और देखते हैं आज के लिए। वो है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, यह एक सेपरेट चैप्टर था। ये अगर किसी फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब P&L में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? P&L में जितनी भी परसेंट से हमको फिक्स असेट्स की वैल्यू पे डेप लगानी है उतनी परसेंट लगाकर हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। जैसे 1 लाख की मशीन है, 10% डेप लगानी है तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 P&L के डेबिट में लिखेंगे, और जो अमाउंट डेप्रीशिएशन का है उसे हम उस असेट्स में से माइनस करके दिखाएंगे असेट साइड में। जैसे एग्जांपल लीजिए, बिल्डिंग आपको दे रखी है 1 लाख और नीचे कह रहा है कि डेप्रीशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, बिल्डिंग पे 10% की डेप लगानी है। तो देखिए P&L अकाउंट में टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से 1 लाख रुपीज का 10% यानी 10,000 रुपीज तो हम डेप लगा देंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग आती है असेट साइड में, तो बिल्डिंग को असेट साइड में लिखेंगे हम 1 लाख और माइनस उसमें से कर देंगे जितनी हमने डेप लगाई है यानी 10,000 रुपीज, नेट वैल्यू 90,000 रुपीज शो कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम यूज करते हैं। तो चलिए अब इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव ए ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको वेरियस आइटम्स गिवन है। ये कमल एंड सन्स का ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट है। गिवन है हमको ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 15,000 यानी मीन्स इट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेज 81,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000, प्रीमिसेस दैट इज बिल्डिंग 50,000, कैश इन हैंड 4,000, एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू है 1,400, वेजेस 20,000, और आपको गिवन है सैलरी 15,000, सेल्स रिटर्न 2,000, कैरेज 4,500, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, और लाइट गिवन है आपको 3,000, डेटर्स 26, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,500, रेंट एंड टैक्सेस 5,000, drawing 10,000, insurance 1,000 and general expenses 4,600. At credit side we have capital of 81,800, sales 1,60,000, bills payable 5,600, bank overdraft that is liability 18,000, purchase return 1,000, discount received because it is given in credit side so it is discount received 600, and sundry creditors 20,000 rupees. We have some additional information in the form of adjustment. First adjustment is stock on 31st March 2017 valued at 26,000 and market value is 30,000. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक की वैल्यू है वो जो मार्केट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू जो दोनों में कम होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है। तो दोनों में कम क्या है? 26,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 26,000 रुपीज की है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,500 एंड 1,000 ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 250 रुपीज, और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर 10% के रेट से। तो स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विद एडजस्टमेंट वाले, तो हम जो है ये सारी एडजस्टमेंट को प्रॉपरली स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर उन आइटम पर टिक लगा देते हैं जिन पर हमें एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट देखिए वेजेस और सैलरी पर आउटस्टैंडिंग का है, तो जहां पर भी आपकी वेजेस है और जो आपकी सैलरी है इस पर आप टिक लगा लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि इन चीजों पर एडजस्टमेंट है। एक इंश्योरेंस पर प्रीपेड है तो इंश्योरेंस पे आप टिक लगा लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी पर आपके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो इस पर टिक लगा लीजिए, और एक फर्नीचर पर आप टिक लगा लीजिए क्योंकि फर्नीचर पर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर और फिक्सचर पर। तो यानी इन चीजों पर आपके एडजस्टमेंट हैं। तो जब भी आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो इनका आपको याद रहेगा कि इस पर हमको एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स का हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको पीपीटी स्लाइड से पहले अटैच भी किया है, कि अब उस एडजस्टेड अमाउंट्स के साथ
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मेथड होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस को करने के लिए कि आपको इन क्वेश्चंस के नीचे एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो आप उनको पहले से प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो आइटम गिवन होते हैं उन पर टिक लगा लीजिए कि ये आइटम कहां कहां पर एडजस्ट होना है। ठीक है, तो देखिए आपके इस इलस्ट्रेशन में पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का, कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 31 मार्च 2017 को 26,000, जिसकी मार्केट प्राइस 30,000 थी। आपने प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस जो दोनों में कम होती है वही हमारे लिए कंसीडरेबल प्राइस होती है, यानी 26,000 क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट है वेजेस 2,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग है और सैलरी 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो आप ऊपर जो क्वेश्चन में आइटम दे रखे हैं वेजेस पर और सैलरी पर टिक लगाएंगे कि वेजेस पर भी आउटस्टैंडिंग है और सैलरी पर भी आउटस्टैंडिंग है। थर्ड है प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 250 रुपीज, तो ऊपर आपको इंश्योरेंस दे रखा है, अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर्ली स्टडी किया हो तो इंश्योरेंस पर भी आप टिक लगाएंगे कि 250 रुपीज इस पर एडजस्टमेंट है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर 10% लगाना है, यानी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों कम करने हैं 10% की वैल्यू से, तो आप ऊपर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर भी टिक लगाएंगे कि हमारा इन पर भी एडजस्टमेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम होता है, मैंने आप फॉर्मेट बना रखा है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का, और इसकी हेल्प से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला आइटम दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में गिवन है 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज हम यहां पर लिख लेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका परचेज, तो क्वेश्चन में देखिए क्रेडिट साइड में आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो परचेज रिटर्न भी आप एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे परचेज, और परचेज की वैल्यू दे रखी है 81,000, और क्रेडिट साइड में देखिए आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस कर लीजिए, जिसकी वैल्यू गिवन है 1,000 रुपीज, तो 1,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो नेट प्राइस आ जाएगी 80,000 रुपीज। अब देखिए ट्रेडिंग के कौन कौन से और आइटम आपको गिवन है, एक वेजेस गिवन है, और वेजेस पे आपका एडजस्टमेंट भी आपने टिक लगाया। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे वेजेस, और वेजेस की वैल्यू दे रखी है आपको 20,000, और नीचे एडजस्टमेंट क्या है इस पर, वेजेस 2,500 आउटस्टैंडिंग है, मींस देना बाकी है, और मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि वेजेस को हम ऐड करते हैं, तो यहां पर आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 2,500, और ये अमाउंट हो जाएगा 22,500। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वेजेस आउटस्टैंडिंग और कहां लिखी जाती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो आप तुरंत उसे यहां पर वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से लिख लीजिए, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में 2,000 रुपीज, 2,500 रुपीज, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आइटम है हमारा, कैरेज दे रखा है 4,500, तो आप इसे यहां पर कैरेज में लिख देंगे 4,500 रुपीज। इसके अलावा आपको कोई दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा है। क्रेडिट साइड में देखिए आपको सेल दे रखी है 1,60,000 रुपीज की, तो आप यहां पर लिख दीजिए बाय सेल्स 1,60,000, और क्वेश्चन में डेबिट साइड में आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है 2,000, तो माइनस सेल्स रिटर्न और 2,000 इसमें से माइनस कर लीजिए 1,58,000। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था 26,000 लेंगे, जो दोनों में वैल्यू कम होती है मार्केट और एक्चुअल प्राइस में, तो कम जो है 26 है, तो आप यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 26,000। और मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट साइड में भी आता है, तो आप असेट्स में भी हेड पॉइंट लिख दीजिए इसको क्लोजिंग स्टॉक 26,000, तो आपके मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल देखिए 158 और 26, ये हो रहा है 1,84,000, और 1,84,000 ही आप यहां लिखेंगे, और इसमें से ये सारे आइटम माइनस करेंगे, तो बैलेंस आएगा आपका 62,000 रुपीज का, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
जैसा आपने पहले इलस्ट्रेशंस में देखा, सेम उसी तरीके से, और इसे हम यहां पर पोस्ट कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और 62,000 रुपीज। चलिए अब आइटम लेते हैं। परचेज के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर दे रखा है 10,000 रुपीज, जिस पर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर और फिक्सचर में एडजस्टमेंट क्या है? 10% डेप्रिसिएशन लगानी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू है 10,000, इसका 10% यानी 1,000 डेप लगानी है। तो आप यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,000 रुपीज, जो 10% वैल्यू है। और इसका एडजस्टमेंट मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि असेट साइड में से उस पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस करते हैं जिस पे से चार्ज किया गया है। फर्नीचर और फिक्सचर हमारे लिए असेट्स है, 10,000 यहां लिखेंगे असेट साइड में, और जो डेप्रिसिएशन लगाई है हमने 1,000 अभी, वो माइनस करने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट 9,000 असेट साइड पे शो कराएंगे। नेक्स्ट आइटम है प्रीमिसेस। ये बिल्डिंग होती है, ये आपकी असेट साइड में ही आएगी सिंपल। तो प्रीमिसेस पे आप लगाएंगे, कितनी की वैल्यू दे रखी है प्रीमिसेस की? आपको प्रीमिसेस की वैल्यू दे रखी है 50,000, तो 50,000 रुपीज असेट्स में देंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका कैश इन हैंड। ये भी असेट्स होता है हमारे लिए, तो इसे भी हम हैंड टू हैंड असेट साइड में लिख देंगे। और कैश इन हैंड की आपको वैल्यू गिवन है 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज असेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट 1,400, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आप इसे पीएनएल में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 1,400 रुपीज। नेक्स्ट आइटम दे रखा है वेजेस, जो ट्रेडिंग में आप लिख चुके हैं यहां पर, और इस पे एडजस्टमेंट था, हमने यहां पर लायबिलिटी में लिख दिया है। नेक्स्ट है सैलरी, और सैलरी पर एक टिक लगा हुआ होगा, आपने लगाया होगा एडजस्टमेंट है, तो आप यहां लिखेंगे पहले तो सैलरी, और सैलरी आपने पे की है 15,000 रुपीज की, तो 15,000 रुपीज की, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि सैलरी 1,000 रुपीज अभी देना और बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग हम यहां पर ऐड करते हैं 1,000, तो नेट वैल्यू हो जाएगी 16,000, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी शो होता है, तो आप लायबिलिटी साइड में सैलरी आउटस्टैंडिंग के नेम से 1,000 रुपीज और लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइटम है आपका सेल्स रिटर्न, जो आप माइनस कर चुके हैं, तो इसकी आपको कोई नीड है नहीं। नेक्स्ट है कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस था, ये आप यहां लिख चुके हैं। और प्लांट एंड मशीनरी, इस पे टिक लगा हुआ है कि इस पर भी डेप लगानी है, तो इसकी हम डेप यहां लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 30,000, और 30,000 का 10% यानी 3,000 रुपीज आप यहां डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए असेट्स होती है, तो ये असेट साइड में भी लिखी जाएगी प्लांट एंड मशीनरी 30,000, और माइनस डेप्रिसिएशन जो आपने लगाई 3,000, ये माइनस करने के बाद नेट वैल्यू 27,000 असेट साइड। नेक्स्ट है लाइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसे आप यहां लिखेंगे लाइटिंग, और लाइटिंग की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज लाइटिंग आ गई आपकी। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होते हैं, तो ये असेट साइड में आएंगे। डेटर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 26,000, तो 26,000 रुपए की डेटर आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये पीएनएल में आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू दे रखी है 4,500, तो ये यहां पर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आइटम है वो है रेंट एंड टैक्स, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट एंड टैक्स, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5,000, तो 5,000 रुपीज ये यहां लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल में से एडजस्ट होती है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही था। इंश्योरेंस 1,000, और इस पर एक एडजस्टमेंट है, तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस, और कितना है इंश्योरेंस का अमाउंट 1,000, और प्रीपेड है इसमें 250 रुपीज, और प्रीपेड मैंने आपको बताया था कि माइनस किया जाता है, तो यहां पर नेट वैल्यू आएगी 750 रुपीज। और दूसरी साइड कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट की असेट साइड में, मैंने पीपीटी में बताया था, तो आप असेट साइड में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये 250 रुपीज। और एक आइटम दे रखा है आपको जर्नल एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे लिए
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये दे रखा है 4600 रुपीज का, ये हमने यहां लिख दिया। क्रेडिट साइड में देखिए कैपिटल यहां पर आती है, तो कैपिटल हम लायबिलिटी में लिख देंगे, कैपिटल की वैल्यू है 81,800। नेक्स्ट है सेल हो चुका है। बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो बिल्स पेबल को हम लायबिलिटी में लिखेंगे 5,600 रुपीज। क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी होती है, तो ये भी आप यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18,000, तो 18,000 लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट का। परचेज रिटर्न हो चुका है, मैंने यहां पर माइनस किया था परचेज रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में दे रखी है, तो ये हमारे लिए इनकम हुई है, यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितनी रिसीव हुई है 600 रुपीज। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है क्रेडिटर, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स को हम यहां लिख देंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 20,000, तो 20,000 क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। अब हमारे सारे आइटम हो चुके हैं, अब हम टोटल लगाएंगे, तो टोटल आप देखिए ये हो रहा है 62,600 रुपीज, और यही टोटल हम यहां लिखेंगे 62,600, और उसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो 23,350, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट इज 23,350, और नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट 23,350 हमने ऐड कर दिया, तो ये अमाउंट हो गया 1,05,150 रुपीज। और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, ड्रॉइंग, जो क्वेश्चन में दे रखी है, ड्रॉइंग की वैल्यू दे रखी है 10,000, तो 10,000 आप रुपीज इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी कैपिटल की आपकी 95,150 रुपीज, 95,150। और लास्ट में आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, लाइक प्रीवियस ईयर दोनों साइड ही आपकी इक्वल आएंगी, ये आ रही है 1,42,250 रुपीज, 1,42,250 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट, जिसमें आपको वेरियस एडजस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना था। तो ये आप देख सकते हैं